संदीप श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अथर्व एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस हम कह सकते हैं कि एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बर्निंग इश्यू है, मैं कह सकता हूँ बर्निंग इश्यू है। और वो टॉपिक है आज एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर की हम लोग बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर अगर है तो सबसे पहले बहुत पुराना सेक्टर है, सबसे पहले। और 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इंगेज विथ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। 60%, आप सोचिए टोटल पॉपुलेशन का 60% जो पीपल है वो इंगेज है एग्रीकल्चर से। लेकिन जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में उनका कंट्रीब्यूशन आता है सिर्फ 18 to 20%, सिर्फ 18 to 20%। फ्रेंड याद कीजिए, 60% पॉपुलेशन इंगेज विथ एग्रीकल्चर एंड रिटर्न मीन्स हम कह सकते हैं जो नेशनल इनकम है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 18 to 20%। सिर्फ 22% यानी 20 to 22% जो हो रहा है वो हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 20 to 22% क्या हो रहा है, हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड, ये जो डेटा है वो ईयर बाय ईयर क्या होता है, बदलता रहता है, तो आपको फिक्स नहीं रहना है, आपको करंट स्टेटस पे क्या करना है, देखना है। मीन्स एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं कितना, 20-22%, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन 18 to 20% और टोटल पर्सन इंगेज 60%। अब देखिए ये क्या है, यह क्वेश्चन मार्क करता है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, आखिर 60% पीपल मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट देने वाली जो इंडस्ट्रीज है, या हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो दे रही है वह सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन एग्रीकल्चर का जो स्टेटस है वो आपको भी पता है और मुझे भी अच्छी तरीके से पता है कि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है। फ्रेंड, आपको पता है एग्रीकल्चर क्या होता है, जितनी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। अगर एग्रीकल्चर नहीं सही से है तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वह वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। इतना रिसोर्स होने के बाद फिर भी जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो बढ़ नहीं रहा है। उसके बहुत सारे रीजन हैं जो कि हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, उन सभी रीजन को क्या करेंगे, उन सभी जो सेक्टर उनको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको कवर करें। फ्रेंड, एग्रीकल्चर आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर में क्रॉप, ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के प्रकार क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो टाइप ऑफ फार्मिंग, अगर बात करें टाइप ऑफ फार्मिंग की बात करें तो पहला टाइप्स है सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी फार्मिंग जिसमें फार्मर उतना ही ग्रो कर सकता है जितने में उसकी फैमिली को सरवाइव कर सके। मीन्स फार्मर उतना ही ग्रो करता है जितना उसकी फैमिली सरवाइव करे। सपोज दैट मैं एक फार्मर का सन हूँ, हमारे खेतों में उतना उगाने का प्रीफरेंस होता है कि जितना क्या कर सकें, हम पूरे साल खा सकें, सिर्फ उसके अलावा कुछ सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आज भी मेरे देश की धरती, आपने गाना सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले। मेरे देश की धरती सोना उगले वाले जो पिक्चर मूवी थी उसमें मनोज कुमार जी बैल से क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। सेम सिचुएशन फ्रेंड आज भी वही है। तो आप सोचिए ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगी तो नेशनल इनकम में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमें नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन करना है तो जो ट्रेडिशनल मेथड था, जो प्रिमिटिव फार्मिंग थी, फ्रेंड सीबीएसई वाले ध्यान रखना, प्रिमिटिव फार्मिंग मतलब सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल टूल से, ट्रेडिशनल मेथड से क्या करते थे, हम खेती करते हैं और उस खेती में उतना ही उगता है जितना हम पूरे साल खा सकें। और इवन ऐसा भी होता है कि हम उतना भी उगा नहीं पाते हैं कि जितना हम पूरे साल खा सके, एक फार्मर खा सके। तो ऐसी फार्मिंग को हम बोलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव फार्मिंग मीन्स
ऐसी फार्मिंग जिसमें फार्मर की फैमिली की नीड सेटिस्फाइड हो जाए उसको बोलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। दूसरा है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग मतलब होता है, आपको पता है फ्रेंड, इंडिया का एग्रीकल्चर का फेल होने का एक रीज़न ये भी है कि इंडिया का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है। आज भी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रही है वो किस पे हो रही है? बरसात की पानी पे हो रही है, यानी मॉनसून पे डिपेंडेंट होती है। बरसात नहीं आया, नो एग्रीकल्चर। बरसात आया, उस साल अच्छी एग्रीकल्चर। तो हमारे पास जब इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, जब प्रॉपर खेतों में पानी नहीं मिल सकता है, तो ऐसी फार्मिंग को हम बोलते हैं ड्राई फार्मिंग, सूखी खेती। सूखी खेती मीन्स ऐसी खेती जो सिर्फ मॉनसून पे डिपेंडेंट है और इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। आज इंडिया के मैक्सिमम जो बेल्ट्स हैं उसमें ड्राई फार्मिंग ही होती है। सिर्फ एक ही पूरे साल में 1 या 2 सीजन एक ही क्रॉप लेते हैं, जैसे एक ही क्रॉप लिया जाता है, उसमें मुश्किल से 1 क्रॉप होते हैं, मुश्किल से 2 क्रॉप हो सकते हैं। वेट फार्मिंग मीन्स जहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी है, प्रॉपर केनाल है, प्रॉपर रिवर है, प्रॉपर वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, तो वहाँ पे राउंड द ईयर यानी पूरे साल में क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो सकती है, तो उसको बोलते हैं वेट फार्मिंग। फ्रेंड, कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं, कुछ क्रॉप ऐसे हो सकते हैं। फ्रेंड, क्रॉप वर्ड मैंने यूज किया, क्रॉप वर्ड यूज किया। अब क्रॉप क्या होता है? क्रॉप का डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताऊं। क्रॉप का मतलब होता है कि एक बड़ी सी लैंड पे एक ही प्रोडक्शन, एक ही टाइप का प्रोडक्शन किया जाए। एक ही टाइप का मतलब होता है, या अगर वीट है, पूरे एक बड़ी फार्म पे क्या किया जाए, सिर्फ वीट और वीट उगाया जाए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रॉप बोल सकते हैं। हम क्रॉप को उगा सकते हैं, क्रॉप बोल सकते हैं। तो कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, जैसे पैडी। आपको पता है फ्रेंड, पैडी का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, और दूसरे नंबर पे क्या होता है? इंडिया में होता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपको शायद पता हो, इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में। क्यों वेस्ट बंगाल में होता है? क्योंकि वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। बरसात का पानी जमा रहता है, तालाब हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वहाँ पे इजीली क्या हो सकती है, उनको इरिगेशन दे सकते हो। तो ऐसी एरिया जहाँ पे पानी की फैसिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे क्या हो सकता है, वेट फार्मिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर जैसा नाम है वैसा काम है। जैसे कि ये पर्टिकुलर लैंड है यहाँ पे, तो उसको 1 साल वहाँ पे खेती करते हैं, 2 साल खेती करते हैं, 3 साल खेती करते हैं। अब जब खेती कंटिन्यू कर रहे हैं तो जो सॉइल है, जो ज़मीन, जो मिट्टी है, उसके न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद उसमें इतना न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा कि आप अगर क्रॉप उगाएंगे तो वह ग्रो करेगा, नहीं, ख़त्म। तो फार्मर क्या करता है, उस लैंड को छोड़ देता है। उसमें बोलेगा चलो इसको छोड़ देते हैं इसको, और दूसरी जगह पे क्या करता है, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है। अब इसको 3 साल के लिए छोड़ दिया या 2 साल के लिए छोड़ दिया, दूसरी जगह पे प्रैक्टिस करने लगा, तीसरी जगह पे क्या करेगा, फिर से फार्म उगाएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब उसके न्यूट्रिएंट खत्म हो गया, अब क्या करेगा, अब कहाँ जाएगा, अब फिर वो क्या होगा, फर्स्ट पे आ जाएगा, क्योंकि 3 साल का टाइम हो गया ना, या 2 साल का टाइम हो गया, तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिटर्न आते हैं। तो वह क्या करेगा, वहां से उठ के यहाँ और यहाँ से उठ के वहाँ। तो इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यह सबसे ज़्यादा जहाँ कहाँ होता है मैं बताऊँ, जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ऐसा एग्रीकल्चर जैसे कि चाय के बागान, कॉफ़ी, रबर, ऐसे जो क्रॉपिंग होती है उसको बोलते हैं प्लांटेशन। चाय, कॉफ़ी, रबर, इसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इनके क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। आगे है इंटेंसिव फार्मिंग। फ्रेंड, इसका अपोजिट है इंटेंसिव फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग में मैंने ये कहा था कि सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी फार्मिंग जिसमें फार्मर की फैमिली पूरे साल
फूड की सप्लाई होती रहे, फूड की नीड को सेटिस्फाइड कर सके, उतना ही क्या होता है वो फार्मर उगा सकता है। लेकिन इसमें इसका उल्टा है। इंटेंसिव फार्मिंग मतलब होता है ऐसी फार्मिंग जो ब्रॉड लेवल पे किया जाता हो, और ऐसी फार्मिंग का इंटेंशन सिर्फ फैमिली की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना नहीं है, फैमिली की रिक्वायरमेंट की फुलफिल करने के साथ साथ उस क्रॉप को मार्केट में बेच के और एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना भी होता है। इसीलिए ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को हम बोलते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग जैसे कि ग्राउंड नट उगा दिया, शुगर केन उगा दिया, टोबैको उगा दिया, फिर रबर उगा दिया, रबर के पेड़ उगा दिया, फिर कॉफ़ी उगा दिया, फिर क्या किया उसने चाय उगा दिया। तो ऐसी बहुत सारी, इवन वेजिटेबल का मार्केट इस टाइप का हो चुका है कि इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिव फार्मिंग टोटली क्या होता है, कॉमर्शियलाइज फार्मिंग हम कह सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छी अर्निंग फार्मर को होती है। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं फार्मिंग मेथड। तो इंडिया में फार्मिंग जो मेथड है वह मेथड है पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको बताऊं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है एक ऐसी फार्मिंग जिसमें कोई भी फर्टिलाइजर का यूज न किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल मतलब है फ्रेंड, आज ऑर्गेनिक वर्ड बहुत फेमस हुआ है। लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर बोलता है ऑर्गेनिक है। आप उससे पूछे ऑर्गेनिक का रियल मतलब क्या, उसके पास आंसर नहीं, बस यही बोलता है ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा प्राइस देने को रेडी हैं। नॉर्मल 10 रुपये पर केजी होगा, ऑर्गेनिक 50 रुपीज़ पर केजी होगा। लोग तैयार रहेंगे 50 रुपीज़ देने के लिए। अब उनको पता नहीं कि ऑर्गेनिक का मतलब, बस माइंड में फिट हो गया कि ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का सिंपल मतलब है जहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, यानी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुई है उसमें नो फर्टिलाइजर का यूज है। जो फर्टिलाइजर है, जो ट्रेडिशनल मेथड में गोबर यूज करते थे फ्रेंड, गोबर मेन्योर, जो घर के वेस्ट होते थे उसको हम क्या करते थे, खेतों में डालते थे। मुझे आज याद है कि जो घर के वेस्ट होते थे ना, जब घर में खाना बनता था लकड़ी पे, तो जो चूल्हा होता था, चूल्हे में सुबह के टाइम क्या होती थी, बहुत सारी राख इकट्ठा हो जाती थी। तो राख को क्या करते थे, फेंकते नहीं थे, राख को खेतों में ले जाके डाल देते थे। गोबर हुआ, गाय भैंस थी, गोबर हुआ, तो गोबर को क्या करने का, फेंक नहीं देने का, उपला नहीं बनाने का, उसको क्या करने का, खेतों में ले जाके डाल देने का। फ्रेंड आपको पता है कि जो गोबर होता है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। गोबर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन प्लांट के लिए सबसे बेनिफिशियल है। और मिला किस में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने दो साइड से सेविंग किया, एक तो उसको वेस्ट नहीं होने दिया, और दूसरे साइड में जो आप खाना खा रहे हो या जो वेजिटेबल यूज कर रहे हो वो क्या है, केमिकल फ्री है। तो अभी ऑर्गेनिक का जो बिजनेस है फ्रेंड वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। लोग कॉन्शियस हो चुके हैं कि नहीं, हमें वेजिटेबल यूज करना है तो हमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल यूज करना। आप कौन सा खा रहे हैं वो मैंने गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको ऑर्गेनिक मेथड ही यूज करना चाहिए फार्मिंग में। और मैं बोलता हूं कि अगर छोटे लेवल पे आप करेंगे तो आपके लिए महंगा होगा, लेकिन जब बड़े लेवल पे करेंगे तो वह क्या होगा, बहुत ही सस्ता होगा, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो ऑर्गेनिक पे आते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जब आप कोई फर्टिलाइजर, मार्केट का फर्टिलाइजर जैसे यूरिया हुआ, पोटास हुआ, इवन जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो डिफरेंट केमिकल यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए, पेस्टिसाइड यूज करते हैं पेस्ट को मारने के लिए, यानी उसके प्लांट के रूट में से तो फर्टिलाइजर आ ही रहा है, ऊपर से भी क्या कर रहे हो, फर्टिलाइजर गिफ्ट में दे रहे हो, और किसके पास जाएगा, वो जो यूज करने वाला है। आप सोचिए इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो जैसे ही पेड़ों के पत्तों पे गिरता है, कितने सारे इंसेक्ट होते हैं वो तुरंत मर जाते हैं। तो सोचिए कि जब वो आपके फ्रूट में आएगा तो कुछ ना कुछ उसका जो पार्टिकल्स अगर आ जाएगा तो कितना हार्मफुल होगा। तो फ्रेंड ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब सिंपल कि ऐसे फार्मिंग जो केमिकल फ्री हो, सिंपल, आपको इतना याद रखना है। दूसरा है सस्टेनेबल फार्मिंग, मींस ऐसी फार्मिंग जो आपके फार्म के लिए नुकसान न करे, जो आपके एनवायरनमेंट को नुकसान न करे, लैंड की फर्टिलिटी को मेंटेन करे,
तो ऐसी फार्मिंग को बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल का मतलब ही होता है कि ऐसी चीज़ें जो किसी को हार्म ना करे, जो किसी को नुकसान ना करे, इवन वह लैंड क्यों ना हो, इवन वो एनवायरनमेंट कुछ ना हो। तो अगर आप सही तरीके से फार्मिंग करते हैं तो कहीं भी नुकसान नहीं होता है। और फ्रेंड इम्पॉर्टेंट है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी फार्मिंग जिसमें आप क्रॉप तो उगा ही रहे हो, डिफरेंट क्रॉप तो आप उगा ही रहे हैं, क्रॉप के साथ साथ आप एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मतलब गाय पाल लिया, बकरी पाल लिया, भैंस पाल लिया, कुत्ते पाल लिया, मछली नहीं कहेंगे हस्बेंड्री में, आपने जो एनिमल होते हैं ना उनको आपने पाल लिया, किसके साथ? इवन क्रॉप के साथ। यानी आप एग्रीकल्चर तो कर रहे हो, एग्रीकल्चर के साथ साथ आपने ये भी कर लिया। फिशिंग मतलब मछली पाल लिया, डेयरी का बिजनेस शुरू कर दिया आपने। तो ये सभी चीजें जो आती है वो किस में आती है? मिक्स फार्मिंग। मतलब फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री करना, फिशिंग करना। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में मजा आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल अथर्व एजुकेशन को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।